अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये वाक़या मुझे एक दोस्त ने सुनाया था जो हेड कांस्टेबल था। रिटायर्ड हो चुका था। 2.5 साल पहले वो फौत भी हो गया है। ये किस्सा बहुत पुराना है, लेकिन औलाद देने वाले पीर आज भी मौजूद हैं और उनका जादू उसी ज़माने की तरह चल रहा है जिस ज़माने का मैं ये वाक़या सुना रहा हूँ। मैं इस हेड कांस्टेबल के इलाके का रहने वाला था। हमारे गांव अलग अलग थे। ये वाक़या तो मैंने उसी वक्त सुन लिया था जब ये हुआ था, लेकिन सही हालात हेड कांस्टेबल ने सुनाए थे। मैं वो जगह नहीं बताऊंगा और ना ही इन लोगों के नाम बताऊंगा। ये किस्सा एक आमिर शाह का है, जिसे मैं आमिर शाह ही कहूँगा। इसका शोहरा दूर दूर पहुँचा हुआ था। बे औलाद औरतों को औलाद देता था। कहीं चोरी हो जाए तो चोर का नाम, पता और हुलिया बता देता था। किसी की लड़की घर से भाग जाए या अगवा हो जाए तो बताता था कि वो कहाँ है। इसके कब्जे में जिन्नात थे जो उसे ये सारे राज बताया करते थे। ये तो उसकी करामात थीं, जो लोग ऐसी अकीदत और यकीन से सुनते और सुनाते थे जैसे मस्जिद में मौलवी आयात और अहादीस सुनाता है और लोग अकीदत से सुनते हैं। हेड कांस्टेबल ने जो उस वक्त आमिर शाह के इलाके के थाने में तैनात था, मुझे बताया कि चोरी के बहुत कम वाक़यात ऐसे हैं जिसके आमिर शाह ने चोर पकड़वाए होंगे। उसके पास ऐसे मुखबिर थे जो उसे बताया करते थे कि चोर फला शख्स हो सकता है। बहरहाल इस पहलू को अलग रख दें कि उसकी करामात की हकीकत क्या थी। आमिर शाह की उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन अच्छी ग़िज़ा और बेफिक्री की वजह से वो 30 साल का जवान लगता था। उसके गाल सुर्ख थे, जिस्म पर चर्बी थी और वो बदमस्त भैंसा लगता था। शराब भी पीता था। वो अपने आप को पीर तो नहीं कहता था, लेकिन पीरों की तरह उसके मुरीद थे और उसके तौर तरीके पीरों जैसे थे। औरतें उसकी ज़्यादा मोतक़िद थीं। उसकी 2 बीवियाँ थीं। एक की उम्र 24-25 साल थी। उसकी अपनी उम्र 50 साल से ऊपर थी। पहली बीवी से उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 17-18 साल थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। आमिर शाह का मकान गांव से तकरीबन 3 फरलांग दूर बिल्कुल अलग थलग और अकेला था। इसके साथ उसने एक बाग सब्जियों का बना रखा था जिसमें रहट भी था। एक रोज़ सुबह सवेरे गांव वालों ने देखा कि एक चरपाई पर किसी को डाले हुए और 4 आदमी चरपाई उठाए हुए दौड़े जा रहे थे। 4-5 आदमी साथ थे और आमिर शाह घोड़े पर सवार साथ साथ चला जा रहा था। मालूम हुआ कि आमिर शाह की नौजवान बेटी सुबह सवेरे अपने बाग के बाहर बेहोश हालत में बेलिबास पाई गई थी। घर वालों को रात के पिछले पहर पता चला था कि लड़की घर में नहीं है। तलाश करते करते सुबह हो गई और वो बाग के बाहर ऊंची फसल में बेहोश पड़ी हुई मिली। इसके साथ दरिंदों जैसा सलूक किया गया था। उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे जो वहां से 3.5 मील दूर था। आमिर शाह ने पर्दा डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल में केस कैसे छुप सकता है। लड़की होश में आती तो चीखें मारकर फिर बेहोश हो जाती थी। शाह के मुरीद हॉस्पिटल जाकर बीमार कुर्सी करने लगे। आमिर शाह ने यह मशहूर किया कि वो खुदसर और बागी जिन्हों ने उसकी बेटी को उठाकर बाहर फेंक दिया था और वो डर गई है। आमिर शाह कहता था कि वो इन जिनों को सबके सामने जलाएगा। अस्पताल का डॉक्टर हिंदू था। हॉस्पिटल के दूसरे मुलाजिम भी थे। इन सब ने लोगों को हकीकत की बात बता दी। लड़की सिर्फ ये बताती थी कि 3 आदमी थे, वो उसे बाग में से उठाकर ले गए थे। 15-16 दिनों बाद लड़की ठीक हुई और उसे घर ले आए। आमिर शाह ने पुलिस को रिपोर्ट न दी। लोगों ने मान लिया कि लड़की पर जिन्होंने हमला किया था। इससे आमिर शाह की धाक बैठ गई कि जिन्हों की दुनिया के साथ उसका गहरा ताल्लुक है। लेकिन लोगों ने यह भी देखा कि आमिर शाह अब गुस्से में रहने लगा था। 10-12 दिन गुजरे तो आमिर शाह की घोड़ी मर गई। देहात में इंसानों और हैवानों के डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। सियाने बहुत थे। हैवानों की बीमारियां तो लोग खुद समझ लेते थे और इलाज भी कर लेते थे। आमिर शाह की मरी हुई घोड़ी जिन्होंने देखी वो कहते थे कि उसे सांप ने डसा है या उसे जहर दिया गया है। 2-3 रोज बाद आधी रात को गांव के लोगों ने चीखें सुनी। सोए हुए लोग जाग उठे और छतों पर जाकर देखा तो आमिर शाह के बाग में आग के शोले उठ रहे थे और कोई चीख रहा था। लोग लाठियां, कुल्हाड़ियां वगैरह लेकर दौड़े गए। चीखें खत्म हो गईं। वहां आमिर शाह और उसके 2 खास मुरीद खड़े थे। उन्होंने बताया कि आमिर शाह ने दोनों जिनों को हाजिर करके जला दिया है और ये जिन चीख रहे थे।
जिन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया था कि घोड़ी भी उन्होंने ही मारी थी। 20-22 दिन बाद गांव की एक औरत की लाश इस हालत में देखी गई कि खेतों में एक दरख्त के साथ अपने सर के बालों से बंधी हुई थी। वो जवान औरत थी और चाल चलन की बदनाम थी। बहुत मक्कार और अय्यार औरत थी, लेकिन इतनी हंसमुख और मिलनसार थी कि हर कोई उसे पसंद करता था। ये खास तौर पर जहन में रखें कि ये औरत आमिर शाह की खास मुरीदनी थी और औरतों में आमिर शाह का प्रोपेगेंडा करती रहती थी। मुझ जैसे लोग बहुत कम थे जो आमिर शाह को नहीं मानते थे। वो जानते थे कि ये औरत आमिर शाह की पसंद की औरतों को उसके जाल में ले जाती थी। आप अखबारों में इस किस्म की खबरें पढ़ते होंगे कि फलां जगह किसी ने किसी को छुरी मार दी और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ये महज अल्फाज होते हैं, असल खौफ व हिरास तो वो था जो आमिर शाह के इलाके में फैला था। एक के बाद दीगरे 3 वारदातें हो गईं। आमिर शाह ने अपनी बेटी और घोड़ी वाली वारदातों के मुतालिक लोगों से मनवा लिया था कि जिन्होंने की हैं। उसने मुजरिम जिनों को जला भी डाला था। अब इस औरत की लाश इस हालत में मिली जिस तरह मैंने बताया है, तो लोगों पर सही मायनों में खौफ व हिरास तारी हो गया। बाज़ ऐसे आदमियों ने भी नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी जिनके मुतालिक ख्याल था कि उन्हें नमाज आती ही नहीं। आमिर शाह ने अपनी बेटी और घोड़ी के केस पुलिस को ना दिए क्योंकि उसकी वजह से उसने जिनों के साथ अपना ताल्लुक पक्का कर लिया था। लेकिन इस औरत के कत्ल पर पुलिस आ गई। थानेदार सिख था, उसने कई आदमियों को मुश्तबा बिठा लिया और जिस तरह पुलिस तफ्तीश करती है उसने भी शुरू कर दी। आमिर शाह को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया, मगर कुछ पता न चला कि कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है। लोग इस राय पर मुत्तफिक थे कि मकतूला ने किसी की बेटी को किसी के लिए वरगलाया होगा, लड़की ने घर बता दिया होगा और लड़की के भाइयों वगैरह ने इस औरत को बेलिबास करके इसका गला घूंट दिया और लाश बालों से दरख्त के साथ लटका दी। थानेदार भी इसी शक पर तफ्तीश कर रहा था। उसे जिस पर भी शक हुआ उसने उसे थाने बुलाकर मारा पीटा। औरत कमजोर घराने की थी, तफ्तीश का भी कुछ न बना। 1.5-2 महीने गुजर गए थे। एक शोर मच गया कि आमिर शाह के घर में नकब लगी है। आपको मालूम होगा कि नकब पिछवाड़े की दीवार में जमीन के करीब से इतनी खामोशी से लगाई जाती थी कि घर वालों को खबर तक न होती थी। आमिर शाह का घर ईंटों का था। नकब लगाने वाले एक औजार से एक ईंट निकालते थे तो बाकी ईंटें आसानी से निकल आती थीं। उस वक्त सीमेंट की बजाय मट्टी का गारा इस्तेमाल होता था। दीवार में इतना सा शिगाफ किया जाता था जिसमें एक आदमी बैठकर या लेटकर अंदर जा सकता था। आमिर शाह के घर के जेवरात और नकदी निकल गई। लोगों ने कहा कि चोर जाएंगे कहाँ, शाम तक शाह साहब ने इन्हें घर से जाकर पकड़ लेंगे। चोर का हुलिया तक बता देना आमिर शाह की खास करामात थी। मगर शाम पर शाम गुजरने लगी, आमिर शाह अपने घर की चोरी का सुराग न लगा सका। पुलिस ने बहुत जोर लगाया, खोजियों ने खुरे उठाए, बहुत मुश्तबा बिठाए गए, मगर कुछ पता न चला। ये तफ्तीश थाने के कागजों में रह गई। आमिर शाह अब बुझा बुझा दिखाई देने लगा, लेकिन उसकी शोहरत, अकीदत और उसकी बदकारी, इसमें कोई फर्क न आया। उसके जिन चोरों का सुराग न लगा सके, इसके बावजूद लोग उसे जिनों का बादशाह मानते रहे और उसके मुतालिक ये अकीदा कायम रहा कि वो बे औलाद औरतों को औलाद देता है। उसकी वजह यह थी कि वो और उसके खास मुरीद ऐसे अल्फाज में प्रोपेगेंडा करते थे जो बेमायनी होने के बावजूद सादा लोगों के दिलों पर असर करते थे। आखिर एक चोर पकड़ा गया। वो करीब के एक गांव का नौजवान था और वो अकेला नहीं था। ये पता नहीं चल सका कि उसके साथ 2 आदमी थे या ज़्यादा थे। ये वारदात हेड कांस्टेबल ने मुझे जिस तरह बताई यूं हुई कि आधी रात के बाद आमिर शाह को घर में कुछ दबा दबा सा शोर सुनाई दिया। वो खंजर लेकर बाहर निकला। उसके दिमाग पर शराब का नशा सवार था। चांदनी में सहन में सब कुछ नजर आता था। आमिर शाह ने 2 आदमी देखे जो उसकी छोटी बीवी को, जिसकी उम्र 24-25 साल थी, उठाए हुए सहन वाले दरवाजे में से निकल रहे थे। दरवाजे में भी 1 या 2 आदमी खड़े थे। आमिर शाह ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके 2 खास मुरीद जो ड्योढ़ी में सोए हुए थे जागकर दौड़े आए। वो बाहर की तरफ से आए। अंदर से आमिर शाह ने चोरों पर खंजर से हमला कर दिया, लेकिन किसी को जख्मी न कर सका। चोर उसकी बीवी को फेंक कर भाग गए, लेकिन एक पकड़ा गया। उसका असल नाम कुछ और है, इसे हम रहीम कह लेते हैं। रहीम को आमिर शाह ने रस्सियों से बंधवा दिया। सुबह से थाने ले जाते हुए उसके गांव से गुजरे।
रहीम को देखकर गांव के लोग बाहर निकल आए। उसकी उम्र 20-21 साल थी। तमाशाइयों में उसकी माँ भी थी। आमिर शाह गांव में रुक गया और गांव वालों को बताने लगा कि रहीम उसके घर डाका डालने आया था और पकड़ लिया गया। रहीम ने बुलंद आवाज से कहा, सुनो गांव वालों, मैं इसी का बेटा हूँ। वो सामने मेरी माँ खड़ी है, इसे मस्जिद में ले जाकर उसके सर पर कुरान रखो और पूछो कि मैं किसका बेटा हूँ। वो सामने मेरा बाप खड़ा है, उसने मुझे बताया था कि तुम मेरे नहीं बल्कि आमिर शाह के बेटे हो। लोग तो इस तरह खामोश रहे जैसे वो वहाँ थे ही नहीं। आमिर शाह ने रहीम के मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे गाली दी। रहीम के हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। उसने आमिर शाह के पेट में लात मारी और उसे दोहरा कर दिया, तुम सब बेगैरत हो। रहीम ने गांव वालों से कहा, मुझसे पूछो ये बे औलाद औरतों को औलाद किस तरह देता है। इस गांव के बहुत से बच्चों का बाप ये शख्स है। गांव वालों ने रहीम को पत्थर तो न मारे, उसे इस तरह गालियां देने लगे कि एक शोर बपा हो गया। ले जाओ इसे थाने में, जान से मार दो, जबान काट दो कमीन की, जूते मारो। रहीम को थाने ले गए। रहीम कौन था ये मैं आपको उसी की ज़बानी सुनाऊंगा जिस तरह जनाब अहमद यार खान ने अपनी कहानी नाजो की जिन में लिखा है कि देहात की हर औरत ऐसी नहीं होती कि अपनी इज्जत किसी पीर को दे दे। इसी तरह रहीम ऐसा देहाती था जो न पीरों को मानता था और न आमिर शाह जैसे आमिलों को। वो बिल्कुल अनपढ़, आवारा और बदमाश था। थाने में रहीम और सिख थानेदार के दरमियान जो कुछ हुआ वो मैं आपको अपने हेड कांस्टेबल दोस्त की ज़बानी सुनाता हूँ। इस हेड कांस्टेबल को थानेदार ने अपने साथ रखा था क्योंकि उसे ये नज़र आ रहा था कि रहीम इकबाल जुर्म नहीं करेगा और उसे फेटी लगानी पड़ेगी। हेड कांस्टेबल इस काम का माहिर था, लेकिन सिख थानेदार ने रहीम के साथ ऐसी बातें की कि उसने इकबाल जुर्म बगैर फेटी के ही कर लिया। उसने सिर्फ इस वारदात का ही इकबाल न किया जो नाकाम हो गई थी, बल्कि उसने ये इंकशाफ भी किया कि आमिर शाह की बेटी को उसने इन्हीं दो साथियों के साथ खराब किया था। आमिर शाह की घोड़ी को उसी ने जहर दिया था और आमिर शाह के घर नकब भी उसी ने लगाई और डाका भी डाला था। अब वो उसकी छोटी बीवी को उसी सलूक के लिए उठाकर ले जा रहा था जो उन्होंने आमिर शाह की बेटी के साथ किया था। इसके बाद उसका इरादा आमिर शाह को कत्ल करके ये ड्रामा ख़त्म कर देने का था। मेरे जिस्म को बोटी बोटी कर दो, रहीम ने थानेदार और हेड कांस्टेबल से कहा। मुझे आग पर लिटा दो, मैं अपने किसी साथी का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बता दूंगा कि वो दोनों सिख थे। हेड कांस्टेबल ने मुझे सुनाया कि थानेदार ने उस पर ज़रा सा भी जोर न दिया कि वो अपने साथियों के नाम बताए। उसने रहीम से इतना ही कहा कि तुम बता दोगे, रहीम में तुम्हारी ज़बान अपने आप नाम लेगी। रहीम ने जो बयान दिया और उसके मुतालिक पुलिस ने गांव से जो मालूमात हासिल की उनसे एक कहानी बन गई और उसका पस मंज़र भी बन गया। ये सब मुझे हेड कांस्टेबल ने इस तरह सुनाया कि रहीम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, बहन भी कोई नहीं थी। उसने जब होश संभाला तो देखा कि उसका बाप रूखी तबीयत का आदमी है जो उसे उठाता नहीं और उसे बुलाता भी नहीं। वो चलने फिरने लगा तो बाप ने पहले उसे डांटा, फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसे सिर्फ अपनी माँ से प्यार मिलता था, लेकिन माँ उसके बाप से डरी डरी रहती थी। रहीम और बड़ा हो गया तो घर से बाहर निकलने लगा। बाप उसके लिए पहले से भी ज़्यादा जालिम हो गया। अब रहीम बातें समझना और सोचना शुरू कर चुका था। उसकी माँ उसे बाप से बचाती थी। बाप उसकी माँ से लड़ता था और ज़्यादा गुस्से में आए तो 1-2 थप्पड़ भी जड़ दिया करता था। रहीम 11-12 साल का हुआ तो उसने माँ से कई बार कहा कि ये शख्स उसका बाप नहीं हो सकता। उसने माँ को अक्सर रोते देखा। उसका बाप किसान था और गरीब नहीं था। उसने अपनी उम्र का एक नौकर रखा हुआ था जो खेती बाड़ी में उसकी मदद करता था। ये नौकर रहीम के साथ प्यार करता था, इसलिए रहीम को अच्छा लगता था। इस घर का हाल ये हो गया कि रहीम के माँ बाप आपस में अक्सर नाराज़ रहते और तीसरे चौथे रोज़ लड़ते थे। रहीम ने ये रवैया इख्तियार कर लिया कि बाप को परेशान करने के लिए हर वो हरकत करता जो उसके बाप को बुरी लगती थी। बाप उसे खेती बाड़ी में लगाना चाहता था और रहीम काम से भागता और मार खाता था। उसे बचपन के वो मज़े नसीब ही ना हुए जिन्हें इंसान मरते दम तक याद करता है। वो 10-11 साल की उम्र में बड़ा ही शफ़ाफ और बेरहम बन गया। गांव में इस जैसे 3-4 बच्चे थे जो आवारा हो गए थे। इनमें सिखों के बच्चे भी थे। सिखों के घरों में शराब इस तरह पी जाती थी जिस तरह मुसलमान घरों में हुक्का और सिगरेट पिए जाते हैं।
14-15 साल की उम्र में रहीम ने सिख दोस्तों से शराब पीनी शुरू कर दी। इस उम्र में बाप ने उसे कहना शुरू कर दिया कि तुम मेरी औलाद होते तो तुम में खानदानी गैरत होती। पहले पहले रहीम इसे भी एक गाली समझा, लेकिन बाप ने ये गाली उसे कई बार मुख्तलिफ अल्फाज में दी तो वो सोच में पड़ गया। देहात में 15 साल की उम्र में लड़के जवान हो जाया करते हैं और वो सब कुछ जान जाते हैं जो माँ बाप उनसे छुपाते हैं। रहीम भी जवान हो गया था। उसे अपनी माँ पर शक होने लगा, लेकिन माँ को वो मुजस्सिम प्यार और पाकीज़गी समझता था। घर में माँ ना होती तो वो इस घर से कभी का भाग जाता। अब बाप ने उसके दिमाग में डाल दिया कि वो उसका बेटा नहीं, तो वो इसी सोच में उलझ गया। एक रोज़ वो बाहर से घर आया तो अंदर उसे अपने बाप और माँ के लड़ने की आवाज़ें आईं। वो बाहर रुक गया। उसका बाप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तुम मुझे ये कहने से नहीं रोक सकती। मैं बार बार कहूँगा कि ये लड़का मेरा नहीं, आमिर शाह का बेटा है। रहीम की माँ बहुत ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने 16-17 साल सब्र और अपने ऊपर जबर किया है। आज ये भी सुन लो, तुम मुझे कहते थे कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें एक ही बार कहा था कि मैं तो इस काबिल हूँ, तुम इस काबिल नहीं हो, तो तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। तुमने मुझे दिन रात कहा कि अगर औलाद ना हुई तो तुम मुझे तलाक दे दोगे और लोगों से कहोगे कि ये औरत नहीं है। मैंने तुम्हें बच्चा पैदा करके दिखा दिया। अब ये बच्चा आमिर शाह का है, जाओ किसी और औरत के साथ शादी कर लो, वो भी तुम्हें किसी और का ही बच्चा देगी। रहीम सहन में खड़ा सुन रहा था। उसकी उम्र अब 16 साल हो चुकी थी और जिस्मानी लिहाज से वो पूरा जवान हो गया था। उसे थप्पड़ों की और उसकी माँ की गालियों की आवाज़ें सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ अंदर गया। उसका बाप उसकी माँ को पीट रहा था। रहीम ने पूरी ताकत से एक घुसा अपने बाप के पेट में मारा। बाप दोहरा हो गया। रहीम ने 2 घूंसे जोड़कर ऊपर से हथौड़े की तरह बाप की कमर पर मारे। बाप पेट के बल गिरा। रहीम ने उसे गालियां देकर कहा, तुम मेरे बाप नहीं हो, मेरे दुश्मन हो। आज के बाद मेरी माँ पर हाथ उठाने की जुर्रत न करना। बाप आहिस्ता आहिस्ता उठा और चरपाई पर बैठ गया। रहीम माँ का हौसला बढ़ाकर बाहर निकल गया। वो माँ से पूछना चाहता था कि आमिर शाह की हकीकत क्या है, लेकिन कोई बेटा अपनी माँ से ऐसी बात नहीं पूछ सकता। रहीम मुकम्मल तौर पर वहशी बन चुका था। गांव में उसके मुंह आने की कोई जुर्रत नहीं करता था, लेकिन माँ के सामने वो मौम हो जाता था। एक रोज़ उसने बाप को खेतों में देखा तो उसके पास चला गया और उसे कहा कि वो उसे बताए कि उसका बाप आमिर शाह किस तरह बना था। बाप ने उसे धुतकारने की कोशिश की। ये मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे बाप नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारा अदब लिहाज क्यों करूं? रहीम ने उसे कहा, मैं तुम्हें मार मार कर काम के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे सच्ची बात बता दो। बाप ने उसे बता दिया। उसने कहा, मैं भी दूसरों की तरह आमिर शाह का मुरीद था और समझता था कि उसके तावीज़ों में असर है कि बे औलाद औरत को औलाद हो जाती है। तुम्हारी माँ को मैं उसके पास ले गया था, फिर वो खुद जाती रही। तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारी शक्ल आमिर शाह से मिलती थी। मेरी माँ को तुमने मजबूर किया था कि वो औलाद पैदा करे। रहीम ने कहा, तुम अपने आप को इस काबिल समझते थे और कसूर तुम इस काबिल थे नहीं और कसूर मेरी माँ का बताते थे और तुम उसे तलाक देकर उसकी सारी ज़िंदगी तबाह करने की धमकियाँ दे रहे थे। उसके बाप ने तस्लीम कर लिया कि ये उसी की गलती है और उसने ये भी कहा कि आमिर शाह बदकार आदमी है और ये भी कि रहीम उसका नहीं, आमिर शाह का बेटा है। यहाँ से रहीम की ज़िंदगी का रुख किसी और तरफ हो गया। वो अब जवान था। उसने दूसरे गांव के ऐसे बदमाशों के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए जो पुलिस से भी टक्कर ले लिया करते थे। उसने जुर्म करने वाले पेशावर आदमियों के साथ भी दोस्ती कर ली। वो जुआ खेलता था और शराब पीता था। इस दौरान उसकी बस्ती के एक गाँव की एक लड़की के साथ उसकी दोस्ती हो गई। वो आमिर शाह का बेटा था, इसलिए उसे आमिर शाह का मर्दाना हुस्न मिला था। उसकी माँ भी खूबसूरत थी। इस लड़की के साथ उसके ताल्लुकात चलते रहे। एक रोज़ लड़की ने उसे बताया कि आमिर शाह उसके पीछे पड़ गया है और उसके बाप से उसका रिश्ता मांग रहा है। अब आमिर शाह की उम्र 50 साल के लगभग हो गई थी और रहीम 20 साल का हो गया था। आमिर शाह ने लड़की के बाप को जिनों की धमकी भी दी थी। रहीम जल उठा। एक तो वो इससे अपनी माँ का इंतकाम लेने का फैसला पहले ही कर चुका था। अब आमिर शाह ने उस लड़की पर हाथ डाला जिससे वो शादी करना चाहता था। रहीम के दोस्तों में एक आदमी ऐसा भी था जो आमिर शाह का ख़ास आदमी था। वो पक्का बदमाश था। रहीम ने उसके साथ बात की तो उस आदमी ने उसे बता दिया कि सिर्फ आमिर शाह ही नहीं बल्कि किसी भी शाह और पीर के पास
कोई खुदाई ताकत नहीं होती। ये सब ज़बान का हेर फेर है। लोग मजबूर होते हैं और सीधे साधे भी, इसलिए वो फंस जाते हैं। रहीम ने आमिर शाह के इस आदमी को गांठ लिया। रहीम ने उसे बताया कि वो आमिर शाह की बेटी को अगवा करके इंतकाम लेना चाहता है। इस आदमी ने रहीम को बताया कि ये लड़की एक आदमी को बुरी तरह चाहती है और इनकी मुलाकातें अक्सर रात को आमिर शाह के बाग के एक कोने में होती हैं। एक औरत पैगाम लाया करती है। आमिर शाह के इस खास आदमी ने एक रोज़ इस औरत से कहा कि आमिर शाह की बेटी को रात बाग में भेजना है। औरत ने ये काम कर दिया और पैसे वसूल किए। रहीम को पहले ही बता दिया गया था। वो अपने 2 सिक्कों को साथ लेकर पहुंच गया। लड़की अपने चाहने वाले के लिए बाग में उस वक्त गई जब घर वाले सो गए थे और वो रहीम और उसके साथियों के हत्थे चढ़ गई। जिस औरत की लाश दरख्त के साथ लटकी हुई मिली थी, उसके मुतालिक रहीम को बताया गया था कि आमिर शाह की खास औरत है और वो औरतों को फांस फांस कर लाती है। वो चूँकि खुद गंदे चाल चलन की औरत थी, इसलिए रहीम के लिए ये मुश्किल नहीं था कि वो उसे बाहर ले जाता। उसने दिन के वक्त इस औरत से कहा कि रात को फला जगह आ जाना। वो आ गई। यही 2 सिख रहीम के साथ थे। उन्होंने इस औरत का गला घूटा, फिर तीनों ने मिलकर उसकी लाश को दरख्त से उसके बालों से बांधकर लटका दिया। नकब भी रहीम और उसके सिख साथियों ने लगाई थी। रहीम ने थानेदार को बता दिया कि उन्होंने जेवरात को कहाँ फरोख्त किया था। आमिर शाह की घोड़ी के बारे में जहर रहीम ने अपने हाथों से उसके चारे में मिलाया था। वो दीवार फलांकर अंदर गया था। इसके बाद उन्होंने आमिर शाह की छोटी बीवी के अगवा का प्रोग्राम बनाया, मगर जिस तरह वो नाकाम हुए वो आप सुन चुके हैं। इनका इरादा था कि इस औरत को कहीं दूर ले जाकर किसी ऐसे आदमी के हाथ बेच देंगे जो उसके साथ शादी कर ले, मगर पकड़े गए। आखिर में रहीम ने बताया कि वो आमिर शाह और इसके बाद अपने बाप को भी कत्ल करना चाहता था। रहीम ने इकबाली बयान दे दिया। सिख थानेदार उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ये बयान लिखवाने के लिए ले गया। अदालत में वही इकबाली बयान तस्लीम किया जाता है जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाए। मजिस्ट्रेट बयान लिखकर मुलजिम को सुनाता है और उससे अंगूठा लगवा लेता है। अगर मुलजिम बयान न देना चाहे तो मजिस्ट्रेट मुलजिम को पुलिस के हवाले नहीं करता, बल्कि हवालाती के तौर पर जेल भेज देता है। रहीम ने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बयान दिया कि थाने में उसे मारा पीटा गया और भूखा रखा गया और उसे मार मार कर मनवाया गया है कि वो ये बयान दे। वो कोई बयान नहीं देना चाहता और ना ही उसने कोई जुर्म किया है। मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेज दिया। थानेदार को रहीम ने जो बयान दिया था उसके मुताबिक उसने मुकदमा तैयार किया, गवाह बनाए, आमिर शाह के खास आदमी और औरत को भी गिरफ्तार किया। कोई 1 महीना बाद चालान अदालत में पेश हुआ। मजिस्ट्रेट ने 2 महीने बाद केस सेशन कोर्ट में भेज दिया। वहाँ मुकदमा चला और सेशन जज ने रहीम को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। मेरे हेड कांस्टेबल दोस्त ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैंने उसे कहा कि अजीब बात है कि रहीम ने इतना साफ बयान दिया, फिर थानेदार रहीम के 2 सिख साथियों को क्यों न पकड़ सका। ये मालूम करना मुश्किल तो नहीं था कि वो कौन है। कई लोगों ने इन्हें रहीम के साथ देखा होगा। ये सिख थानेदार अनाड़ी होगा या उसने रहीम से मुँह मांगी रिश्वत ली होगी। कुछ भी नहीं लिया था, हेड कांस्टेबल ने हंसकर कहा। ये सिख थानेदार बड़ा ही काबिल और तजर्बेकार आदमी था, लेकिन उसने मुझे कह दिया था कि वो रहीम को सज़ा नहीं होने देगा। उसने खुद रहीम से कहा था कि मजिस्ट्रेट को बयान देने से इनकार कर देना, कहना कि थाने में मुझे मारा पीटा गया है। रहीम ने ऐसा ही किया। थानेदार ने जो मुकदमा तैयार किया उसकी चूलें खुद ढीली रखीं और इस तरह रहीम और उसके साथी बरी हो गए। इस थानेदार ने इन वारदातों से पहले आमिर शाह से कई बार कहा था कि वो अपनी नौसरबाजी ख़त्म कर दे, क्योंकि उसका घर बदमाशी का अड्डा बना हुआ है। आमिर शाह ने थानेदार को धमकियां दी थीं। थानेदार ने रहीम से मनवा लिया था कि वो इस इलाके में कोई वारदात ना करे, वरना आमिर शाह को कत्ल करे और ना ही अपने बाप को कत्ल करे। इसके बाद रहीम कहीं नज़र न आया।